जहां जहां मोह है वहां वहां रुदन, और जहां जहां प्रेम है वहां वहां आनंद। प्रेम और मोह के बीच में इतना पतला डिस्टिंक्शन है, इतनी रेखा सूक्ष्म है विभाजित करने वाली कि आदमी उसको जल्दी पहचान नहीं पाता। प्रेम को वो मोह और मोह को प्रेम कई बार मान लेता है। जहां आपके कर्तव्य पर कोई वृत्ति आपको अग्रसर होने से मना करती हो, आप समझ लीजिएगा वहां आपके हृदय में से मोह प्रकट हुआ है। और जहां कर्तव्य का पालन करने में कोई ऐसा मन का विचार अवरोधक न बनता हो, उसे आप समझिएगा कि ये प्रेम। कई बार कर्तव्य को पूर्ण करने में मोह बहुत बड़ा बाधक होता है। मैं अभी 2 दिन पूर्व राजस्थान के एक विशाल नगर कोटा में संत सम्मेलन था। हमारे श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी भी वहां विराजमान थे, और उसके पास में ही एक बहुत अच्छा छोटा सा नगर है, बूंदी उसका नाम। इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, अच्छा लगता है। मैंने कहा भाई बूंदी के लोगों का बड़ा सम्मान होता है, कहीं जाते हैं, बात क्या है? वहां के एक पत्रकार ने बताया, यहां बूंदी की महारानी ने अपना आत्मोत्सर्ग किया था, इसलिए लोग उनको हाड़ौती की रानी मानकर उनकी बहुत पूजा करते हैं। जानने की इच्छा हुई कि संदर्भ क्या था। विवाह हुआ था, राजकुमार की परिणीता घर में आई थी, यवनों का युद्ध प्रारंभ हो गया था। वे दिल्ली से आगे बढ़ते बढ़ते राजस्थान की धरती को रौंदते रौंदते हाड़ौती के निकट पहुंचने वाले थे। इतने में सूचना दी गई कि अपनी सेना को लेकर आप चले, नहीं तो आपका राज्य भी पराधीन हो जाएगा। लेकिन राजकुमार तो कुछ दिन पूर्व ही परिणीत जीवन व्यतीत करने के लिए परिणय रचा कर आया था। अनिंद सुंदरी उसको रानी प्राप्त हुई थी। वो युद्ध के मैदान में सेना को लेकर जाता, अपने कुछ अधिकारियों को छोड़कर चला आता और पुनः प्रासाद में अपने उस रमणीय राज्य में, मानसिक राज्य में निवास करने का प्रयत्न करने लगता। जिसका सेनापति बहुत दूर हो जाए, उस सेना का मनोबल अपने आप टूटता है। सेना के लोगों को पता लगा ये अपने व्यक्तिगत सुख में इतना संलग्न और हमको प्राणों को समर्पित करने का केवल संदेश देने वाला, इसलिए मनोबल टूटता गया और यावनी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। राजप्रासाद में राजरानी को यह ज्ञात हुआ कि उनके उस मोह के कारण राजकुमार अपने राज्य को स्वाधीन नहीं रख पाएंगे। उसने अपना श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद उन्होंने कहा कि आज आपकी युद्ध में निश्चित रूप से विजय होगी। अभी आपकी भूमि थोड़ी थोड़ी छीनी जा रही है, लगता है कि सारा राज्य यवनों के हाथ में चला जाएगा, लेकिन मैं विश्वास पूर्वक कहती हूं कि अब आपका राज्य परतंत्र नहीं होगा। तुम प्रासाद में बैठे हुए ऐसे कैसे कल्पना कर सकती हो? तुम्हें ज्ञात है कि वो कितने बलवान, उनके पास कितने हाथी, कितनी तोप है, कितने शस्त्र अस्त्र हैं। मुझे तो लगता है कि शायद पराधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सैनिक पीछे हटते जा रहे हैं। रानी ने कहा नहीं, विजय आज से प्रारंभ हो जाएगी और उस विजय का श्रेय भी आपको प्राप्त होगा, आप निश्चिंत रहें। और राजा ये बड़ी प्रेमपूर्ण बात सुनकर के युद्ध के मैदान में गया, लेकिन रानी को ज्ञात था कि घंटे 2 घंटे के बाद पुनः लौट कर आएगा। इसलिए उसने अपने पति का स्मरण कर, अपने कुलदेवी और कुलदैवत का स्मरण कर, और अपने हाथ से ही उसने कहा, स्वतंत्रता में मेरा यह नश्वर शरीर और इसका आकर्षण यदि मेरे राज्य को परतंत्र बना दे तो मैं कलंकिनी होंगी। इसलिए अपने आराध्य के सामने अपने हाथ से अपना शिरच्छेद कर एक सैनिक को कहा, इसको थाल में रखकर और युद्ध के मैदान में राजा को बता देना, देखो तुम्हारी राजरानी का ये शिर है। और जब वहां ये घटना घटी तो उसके बाद राजा को तो ऐसा लगा अब कुछ शेष ही नहीं, और उसने बड़े पौरुष पूर्वक, शौर्य पूर्वक युद्ध किया। सेना भाग गई, राज्य परतंत्रता के चक्र में से बच गया। हाड़ौती की वो रानी अमर हो गई। प्रेम में जो मोह आया था, उस मोह को उस रानी ने अपने हाथ से ही खड़ग से खंडित करके स्वतंत्रता देवी की संस्थापना कर दी। यदि ऐसा न किया होता तो वो राज्य परतंत्र हो जाता। मोह में जब व्यक्ति कभी अपने कर्तव्य से बाहर दूर चला जाता है,
तो देह के नष्ट करने की आवश्यकता इतनी अधिक नहीं होती, पर विवेक की तलवार से अपने मोह को खंडित करने का प्रयत्न व्यक्ति को करना ही पड़ता है।